केस से पर्सनली मांग लो, या फिर अगर ऐसा है कि तुम लोग चाहते हो तो मैं बोल दूंगा उसको कि ग्रुप में डाल दे बेटा, तो ग्रुप में डाल देगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 40 बोला था, तो अपन क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन क्लास को आगे लेके चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 में 3 स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। एक ये दिया हुआ है, एक ये दिया हुआ है। अबे यार क्या कर रहा हूं मैं। ये तीनों दिया हुआ है ना। ये स्ट्रक्चर सबको दिख रहा है, क्लियर है? कोई ऐसा है इसको समझ में नहीं आया स्ट्रक्चर तो पूछ लो फटाफट। देखो ऐसा है कि ये 5 का रिंग है और नीचे 3 का रिंग है, ये 7 का रिंग है और नीचे मतलब इस पॉइंट पे देखो ये ऐसे है, ठीक है, इस पॉइंट पे खत्म है ये, तो ये 7 का रिंग है और नीचे 3 का रिंग है, ये भी 7 का रिंग है और नीचे में 5 का रिंग है। ठीक है, दिख रहा है ना सबको? कोई ऐसा तो नहीं है ना सर नहीं समझ में आ रहा है? श्रेया बोलिए सर पीडीएफ भेज दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं पीडीएफ भेज दूंगा, ग्रुप में डाल दूंगा, आप सॉल्व कर लेना जिसको जिसको सॉल्व करने की इच्छा हो। ठीक है, योर चॉइस यार, मैं ऐसा कुछ बोल नहीं रहा। ओके चलो ठीक है, तो ये जो 3 दिए हैं इसमें से पूछा गया है कि द बैरियर फॉर द रोटेशन, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, बोलता है द बैरियर फॉर द रोटेशन अबाउट द इंडिकेटेड बॉन्ड विल बी मैक्सिमम इन विच ऑफ दिस कंपाउंड। मतलब पूछा क्या है कि ये वाला जो बॉन्ड है, ये जो तीनों बॉन्ड्स हैं, ये ए मान लो, ये बी मान लो और ये सी मान लो। बेटा किसी का ऑडियो ऑन ऑफ कर लीजिए। ठीक है, तो ये ए बी और सी जो है, पूछा है कि इसमें से कौन सा ऐसा बॉन्ड है जो आसानी से रोटेट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, लास्ट टू लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे बॉन्ड लेंथ के बारे में। अब कोई बुक है ना, कोई बुक ने स्पेशली इस पे कोई थियरी नहीं देती है कि बॉन्ड लेंथ कैसे बढ़ेगा घटेगा या ये रोटेशन कैसे होगा, ये आपको खुद से लॉजिक लगाना होता है, जो कि मैंने लास्ट टू लास्ट क्लास में आपको बताया भी था। ये देखते हैं बनती। किसी का ऑडियो ऑन है, ऑफ कर लो। ठीक है, जो कि लास्ट से लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि बॉन्ड लेंथ अपन निकालते कैसे हैं। ठीक है, कौन सा बॉन्ड लेंथ बड़ा है छोटा है वो कैसे निकालते हैं, तो इसका भी कोई लॉजिक, ये वाला जो क्वेश्चन है कि किसमें ये रोटेशन होगा, ये बॉन्ड रोटेट करेगा, ये बॉन्ड रोटेट करेगा और ये बॉन्ड रोटेट करेगा, तो बोला है कि कौन सा ऐसा बॉन्ड है ए बी और सी में जो आसानी से रोटेट करेगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब पहली चीज कि सर हमको पता है कि डबल बॉन्ड कंस्ट्रेन होता है, वो रोटेट नहीं करता। ठीक है, अगर मान लो मैं, ये आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़े थे कि अगर ये डबल बॉन्ड है तो इसको हम चाहेंगे तो रोटेट नहीं करा सकते, ये जाके यहाँ अटक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम सिंगल बॉन्ड जो उसमें रोटेशन आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो तीनों ही डबल बॉन्ड है, तो सब जब तीनों ही डबल बॉन्ड है तो रोटेशन कहाँ का, रोटेशन तो होना ही नहीं चाहिए। तो इसका लॉजिक क्या है? तो लॉजिक बोलता है कि देखो जिस केस में सबसे स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, ध्यान से सुनना, जिस केस में सबसे स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, उसी केस में रोटेशन जो है सबसे आसानी से होगी। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं कि कौन सा ऐसा केस है जिसमें बॉन्ड ब्रेक होने के बाद सबसे स्टेबल एरोमेटिक कंपाउंड बनता है। देखो इस वाले को अगर मैं ऊपर में माइनस दे दूं नीचे में प्लस दे दूं तो एरोमेटिक बन जाएगा। सर ऊपर में 2 2 4 2 6 और नीचे में 2, किसी को समस्या है इसमें कि ऊपर और नीचे वाला एरोमेटिक हो जाएगा? तो कोई ऐसा जो कहना चाहता है कि सर नहीं होगा? देखो मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूँ, ऊपर में अगर माइनस और नीचे में प्लस दे दूं तो ऊपर और नीचे दोनों ही एरोमेटिक हो जाएगा। किसी को समस्या है? कोई कहना चाहता है कि सर नहीं होगा? परेशानी है अपने को? एक मिनट रुक जाओ यार, कोई चैट बॉक्स खोल लूं मैं। नहीं सर कोई समस्या नहीं है। ठीक है, सेम कहानी सेकंड वाले में करो। ऊपर वाले में देखो, इसमें भी तुम करो तो ऊपर में तुम माइनस दो, नीचे में तुम प्लस दो। अब यहाँ पे क्या होगा कि 2 2 4 2 6 2 8, अब एक एंटी बन गया और एक एरोमेटिक बन गया यहाँ पे। ठीक है, और इसमें अगर तुम करने जाओगे तो इसमें क्या दिखेगा कि ऊपर में तुमने मान लो इसमें एक काम करते हैं, इसमें किस तरह से ब्रेक करें, तो अगर मान लो ऊपर में मैं प्लस और नीचे में माइनस दे दूं, देखो तो इसको
कि ऊपर में प्लस और नीचे माइनस दे दूं, तो देखो तो दोनों एरोमेटिक बन जाएगा। मर्फी रूल याद करोगे, हम अपने हिसाब से इसको चला सकते हैं जब अपने को एरोमेटिक बनाना है, तो इसमें दोनों एरोमेटिक बना सकते हैं। ठीक है, इसमें ये एंटी है और ये एरोमेटिक, मतलब एक ही एरोमेटिक एक ही एक एंटी एरोमेटिक बनेगा, ये श्योर है। अगर इसको ऊपर भी तोड़ते तो एक एरोमेटिक एक एंटी एरोमेटिक बनता, और इन दोनों में एरोमेटिक बन रहा है। किसी को समस्या है क्या इन तीनों में? किसी को इन तीनों में समस्या है कि सर ये जो तीनों स्ट्रक्चर उसको कैसे ब्रेक करें, कैसे प्लस माइनस दें? बेटा मैं सबसे पूछ रहा हूं, कोई ऐसा इसको समस्या है? मतलब कोई कुछ बोल नहीं रहा, मैं मान लूंगा यार कि समस्या नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, ओके फाइन। अब अपने को देखो, स्ट्रक्चर्स को दिल से मत लगाना, मेरी मतलब राइटिंग थोड़ी अच्छी है तो इसको दिल से मत लगाना, उम्मीद करता हूँ सब समझ गए होगे, ठीक है। चलो सर। हाँ बेटा बोलो। सर एक बार क्वेश्चन दिखाइए ना। यार क्वेश्चन दिखाऊं मैं? मेरे फोन में बेटा, रुक जा, तो मैं शेयर करूं क्या? तो क्वेश्चन ऐसा है, मैं यस सर, या फिर एक बार पढ़ दीजिए ना क्वेश्चन, उस समय थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो गया था। अच्छा ठीक है, ये तीन स्ट्रक्चर्स दिए हुए थे, ठीक है, ये बॉन्ड वॉन्ड ब्रेक नहीं किया हुआ है, बिना बॉन्ड ब्रेक किए हुए तीन स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। बोला है कि ऐसा कौन सा बॉन्ड है, इस वाले डबल बॉन्ड को बोला है ए, इस वाले डबल बॉन्ड को बोला है बी, इस वाले डबल बॉन्ड को बोला है सी। बोला है इन तीनों में से ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो आसानी से रोटेट कर जाएगा। अब ये कोई थियरी नहीं है, कोई बुक की थियरी नहीं है। देखो अब एक चीज अपने को सोचनी क्या पड़ेगी कि है तो तीनों डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड तो कभी रोटेट कर ही नहीं सकता क्योंकि डबल बॉन्ड कंस्ट्रेंट रोटेशन होता है डबल बॉन्ड का। तो सर फिर यहाँ पे क्या करें? तो डबल बॉन्ड चूंकि तीनों ही है, कंस्ट्रेंट रोटेशन है, तो क्या लॉजिक लगाना है? तो यहाँ लॉजिक ये लगाना है कि डबल बॉन्ड को अगर मैं तोड़ूं, अगर डबल बॉन्ड को तोड़ूं तो कुछ ऐसा बने जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा हो। अगर स्टेबिलिटी उसकी ज्यादा होगी तो मतलब वो सिंगल बॉन्ड की तरह रह सकता है, तो जो आसानी से सिंगल बॉन्ड की तरह रह लेगा वहां पर रोटेशन पॉसिबल है। और कौन सिंगल बॉन्ड की तरह आसानी से रहेगा? भैया जिसमें ज्यादा अच्छा एरोमेटिक बने, जिसमें ज्यादा अच्छा, जिसमें ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर बने। सिंपल सा लॉजिक यही है। ये खोपड़ी में क्या लॉजिक? बेटा जिसने पूछा था लेखिका, बेटा डन है? यस सर। हाँ, अब अपन चेक करते हैं कि तीनों में बॉन्ड को तोड़ने के बाद स्टेबल स्ट्रक्चर कहां बनता है। दोनों एरोमेटिक, एक एंटी और एक एरोमेटिक, और ये बना दोनों एरोमेटिक। तो अपने को ये तो दिख गया कि ये तो गया, ये तो गया क्योंकि एंटी और एरोमेटिक बन रहा है, तो ये दोनों एरोमेटिक वाले इससे तो ज्यादा स्टेबल हो गए। अब इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करें कि दो एरोमेटिक मिल गया, कैसे कंपैरिजन करें? अब देखो जब दो एरोमेटिक मिल गया तो सिंपल सा अपना फंडा क्या है। एक बात बताओ यार, अपन कंपैरिजन कैसे करते हैं कि अगर मान लो जिस लेवल पे कंपैरिजन होना है वो लेवल अगर कॉमन हो गया तो उससे एक लेवल अप वाला फिर कंपैरिजन देखते हैं। अब दोनों चूंकि एरोमेटिक है तो फिर हम इस बात पे आते हैं कि एरोमेटिक होने के साथ साथ कौन सा ऐसा है जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा बनेंगे। एरोमेटिक और साथ में मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इन दोनों में से ऐसा कौन है जिसमें मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें या इसमें? कौन सा है भैया? सबसे लास्ट वाला, सबसे फर्स्ट वाला? शुभांगी बोलिए सबसे लास्ट वाला। कुंदन बोला लास्ट वाला, संचित बोला लास्ट वाला, सही है। तो ठीक है भैया, कोई समस्या नहीं अपने को। तो अपने को पता है कि इसको तोड़ें, ये माइनस ये प्लस दिए, तो ये माइनस और ये डबल बॉन्ड, तो देखो इसमें कंजुगेशन बहुत ज्यादा है, तो इसमें बहुत ज्यादा रेजोनेंस बनेगा, इसमें भी बहुत ज्यादा बनेगा इन कंपैरिजन टू इस नालायक के। इसमें जितना रेजोनेंस बने और इसमें जितना रेजोनेंस बने, तो हम इस अकॉर्डिंग बोल सकते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी इस भाई साहब से चुकी ज्यादा है, तो इसमें बॉन्ड का रोटेशन आसानी से होगा इन कंपैरिजन टू दैट वन। चलेगा? किसका क्वेश्चन था? अनिकेत का। अनिकेत क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? सर आंसर नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आ रहा? नहीं, रुक जा भाई, रुक जा रुक जा। इसका बी वाला आंसर दे रहा है 2। बना के तो देख कौन सा बन रहा है इसमें आसानी से। ये वाला देख, इसको प्लस किया इसको माइनस किया तो 2 2 4 2 6। सर सही तो है सर बी तो सही है सर। क्वेश्चन में पूछा है कि किसमें रोटेशन हो जाएगा, तो जो अनस्टेबल है उसी में रोटेशन होगा। The barrier of rotation about the indicated bond will be maximum in which of these compound? सर एंटी और एरोमेटिक ही ना सर रोटेशन ज्यादा होगा सर, तो बाकी दोनों स्टेबल ही हैं, तो दोनों का स्ट्रक्चर तो स्टेबल हो जाएगा ना। रोटेशन कहाँ से? एक सेकंड बेटा, अगर ये एक बात बताइए, टूटने के बाद ये अनस्टेबल कंपाउंड बना रहा है तो टूटेगा क्यों? अच्छा ये भी बात है। ठीक है, जो भी आंसर है बेटा एक बार फिर से आप चेक कर लेना कि आंसर उसका क्या देगा। आंसर इसका ये होना चाहिए, ठीक है। अब ये देख लो, मतलब इसमें कितने, 2 2 4 2 6 6, हाँ ठीक है, ये होना चाहिए, लास्ट वाला होना चाहिए, ठीक है। या फिर क्वेश्चन उल्टा तो नहीं पूछा है ना, किसमें लेस रेट? एक मिनट हो गया यार,
एक बार फिर से आंसर चेक कर लेना, ठीक है। मैक्सिमम ही है सर। The barrier of rotation about the indicated bond will be maximum. Barrier of rotation बोला है, क्वेश्चन ध्यान से सुनो, सर आप भी तो क्वेश्चन ध्यान से देखो, सॉरी माय बैड। बैरियर ऑफ रोटेशन का मतलब क्या हुआ, जिसको रोटेट करना मुश्किल है। अनिकेत सर क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते, क्या बोलता है, सॉरी माय बैड कि मैंने पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ा था। बोला था कि बैरियर ऑफ रोटेशन किसका ज्यादा है, मतलब किसको रोटेट करना मुश्किल है। तो सबसे मुश्किल किसको रोटेट करना है, इसको है ना, वाले को ना। यस सर। बैरियर ऑफ रोटेशन बोला था ना, ये थोड़ी बोला था कि ईज ऑफ रोटेशन। सॉरी यार, मैंने स्टेटमेंट नहीं पढ़ा पूरा। ठीक है फाइन, चलेगा चलेगा। यस सर। चलो ठीक है, आगे आते हैं, फाइन। और कोई क्वेश्चन है भाई तेरा? एक क्वेश्चन और भी था, अनिकेत ने एक और क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन अच्छा लगा मेरे को। बेंजीन का कोई क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था अनिकेत? सर वो वाला बोल रहे हैं क्या? कुछ मतलब इसका, सॉरी नेफ्थलीन का क्वेश्चन था, स्टेबिलिटी पूछा था। एक मिनट सर देखिए ना, उसी में तो सेंड किया। चल छोड़ दे, रहने दे भाई, ठीक है, अभी इतना मेहनत में ढूंढने में नहीं करने वाला। ओके ठीक है, चलो फाइन। चलो ये क्वेश्चन क्लियर था ना लास्ट वाला? ठीक है चलो फाइन, आगे आते हैं। चलो ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया सर? हम लोगों ने पढ़ लिया रेजोनेंस क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। अब अपने पास जो मेजर चीज है वो ये है कि इन तीनों का एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं क्वेश्चंस में, और कैसे स्टेबिलिटी अपन चेक करते हैं, वो अपना मेजर पार्ट है, ठीक है। उससे पहले एक दो फर्जी के क्वेश्चन है एडवांस के, उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं। बिल्कुल फर्जी सा, देखो 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। अब 2008 में क्वेश्चन एडवांस में पूछा गया, क्वेश्चन पूछा है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व्स विच ओवरलैप। बोलता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन इनमें से कौन सा ओवरलैप को इन्वॉल्व करता है, ठीक है। ऑप्शंस आपके पास क्या दिए हैं, तो पहला ऑप्शन दिया है सिग्मा पी, दूसरा दिया है सिग्मा सिग्मा, तीसरा दिया है सिग्मा, सॉरी तीसरा दिया है पी पी, और चौथा दिया है, नन ले लो यार, ठीक है, पाई 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 हो गया, पीपी हो गया, ओके नन ले लो, हटाओ, ठीक है। बोला है कि बताइए इन सब में से ऐसा कौन सा ओवरलैप है जो हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाता है। ओके शुभांगी बोले सर ये नंबर, ठीक है फाइन सर। लास्ट क्लास में तो अपन थियरी में भी देख चुके थे, क्या देख चुके थे कि हाइपर कॉन्जुगेशन किसके किसके बीच में होता है, तो सर सिग्मा और पी के बीच में होता है। चलेगा, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है किसी को इसमें? कोई ऐसा है जो बोलना चाहता है सर इसमें कष्ट है अपने को, खोपड़े में नहीं जा रहा है? एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड मेरे को एक छोटा सा काम कर लेने दो। हाँ जी, कोई सी को समस्या है? अबे रुक जा, मैं चैट नहीं दे रहा, एक मिनट रुक जा भाई, धड़धड़ाए मैसेज करते जाते हो। चलो ठीक है, तो किसी को समस्या नहीं है, मान लेता हूं मैं, ओके इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके नेक्स्ट आते हैं। चलो अपन बेसिक पढ़ चुके हैं, इस पे मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा, बेसिक अपन पढ़ चुके, अब सीधे एप्लीकेशन में बात करेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट पे बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट एक ऐसा इफेक्ट है जो कि सिग्मा बॉन्ड में काम करता है, डिस्टेंस के साथ इसका स्ट्रेंथ जो है वो कम होते जाता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को फटाफट आप सॉल्व कीजिए। बोला क्या है कि बताइए इन सब में से ए CH3CH2 पे माइनस, सी CH3C minus, CH3 and the last one CH2 पे माइनस। बोला है कि इन सब में अरेंज अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी, इनको स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए बेटा, कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी किसकी स्टेबिलिटी कम होगी। फटाफट अरेंज कीजिए। तो इन सबको कैसे चेक करेंगे स्टेबिलिटी, देखो मैं बता दे रहा हूं जिनको नहीं याद है। प्लस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, माइनस आई ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है। अब कहीं भी नेगेटिव है तो हमको पता है कि नेगेटिव को स्टेबल करने के लिए इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करना जरूरी है। तो विड्रॉ कौन कर सकता है, माइनस आई कर सकता है, ठीक है। लेकिन अपने को दिख रहा है कि सब जगह लगा है प्लस आई,
तो अपने पास लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, अपने को लगाना पड़ेगा कि जिसका प्लस आई स्ट्रेंथ कम होगा, जो कम डोनेट करेगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जो ज्यादा डोनेट कर देगा इलेक्ट्रॉन उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा। अरे जनता जवाब दो, कहां गए। सुरभि बोल रही है सर ए बी सी डी। ठीक है देखते हैं। चलिए बात करते हैं बेटा, हो सकता है बहुत लोगों को नहीं समझ में आया हो। क्या इसमें कोई प्लस आई ग्रुप लगा है? नहीं लगा है सर, कोई भी प्लस आई ग्रुप नहीं लगा है इसमें। इसमें लगा है एक CH3। अच्छा एक बात बताओ, ये CH3 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा या विड्रॉ करेगा? सर अपने को पता है कि CH3 जो होता है वो प्लस आई होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप वो प्लस आई होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। ये तीनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे क्योंकि तीनों ही प्लस आई है, और इसमें ये भी एक प्लस आई है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो अब देखा जाए कि किसमें इलेक्ट्रॉन सेंटर वाले, देखो इसमें नहीं मिला, इसमें इसको मिल गया और ज्यादा, इसमें और ज्यादा, इसमें और ज्यादा। मतलब ऐसा कहानी है कि ये तो खा के ऑलरेडी यहाँ तक फुल है, अब इसको और इलेक्ट्रॉन मिला मतलब और खाना इसको बढ़ा रहे हो। तो स्टेबिलिटी क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। मतलब निगेटिव को और इलेक्ट्रॉन दोगे बेटा तो स्टेबल बनेगा क्या अनस्टेबल बनेगा? सर अनस्टेबल बनेगा। तो इसको और इलेक्ट्रॉन ठूस दिए तो इसके स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम। इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिए, बहुत ही कम स्टेबिलिटी। इसको हमने दिया है लेकिन इसके कंपैरिजन में ज्यादा दिया, लेकिन इसके कंपैरिजन में कम दिया। क्यों? इसके कंपैरिजन में ये एक अकेला CH3 है और ये लंबा है ये CH3 CH2 है, और अपने को पता है कि R का जितना लेंथ बढ़ते जाएगा I का इंपैक्ट उतना ही ज्यादा होता चला जाएगा। ठीक है, तो अपन बोल सकते हैं इन सब में कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो सर A होगा। A के बाद कौन होगा, तो सर B होगा। B के बाद कौन होगा, तो सर D होगा। और D के बाद कौन होगा, तो C होगा। कितनों, अच्छा रुको ऊपर कर दूं मैं कैमरा, क्या रुको नीचे लिख देता हूं मैं। A B D C, ये गया क्या भेजे में, ये पार हो गया। ये गया क्या भेजे में, या पार हो गया? प्रगति बोलिए सर मेरा तो सही था। सच सच बताओ किसको किसको खोपड़ी में नहीं गया। नहीं गया तो पूछो, मैं बताऊंगा दोबारा, वरना देखो मैं बहुत बार बोल चुका हूं बेटा कि थोड़ा मैनेज करके चलना है, बट स्टिल अगर कोई ऐसा इसको नहीं गया भेजे में तो फटाफट बोल दो कि सर समझ में नहीं आया है। चलो कोई कुछ नहीं बोला, मतलब मैं मान लूंगा यार कि सबको समझ में आ गया। ठीक है सर रिपीट कर दीजिए ना। एक ओके बेटा, एक मिनट मैं रिपीट करता हूँ, एक मिनट हो गया बस। चलो ठीक है, अरे भाई ओके टू, हाँ एक जस्ट मिनट बेटा। हाँ जी ठीक है, देखो कहानी क्या है। कहानी ऐसी है कि इन इन आयंस की स्टेबिलिटी हमको चेक करनी है, और इन आयंस की स्टेबिलिटी कैसे चेक करनी है, बात बताओ। किसका क्वेश्चन था बेटा, किसने बोला था रिपीट करने के लिए? किसने बोला था बेटा रिपीट करने के लिए? हम बोले थे सर, लेखिका। अच्छा लेखिका, ठीक है। बेटा एक बात बता, अगर एनायन की स्टेबिलिटी मुझे बढ़ानी है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन को मैं खींच के बाहर निकाल लूं कि और ठूस दूं? बेटा एनायन है, उसको स्टेबल करना है। एनायन निगेटिव से न्यूट्रल लेके जाना है, निगेटिव से न्यूट्रल जाएगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी न्यूट्रल जाने की तरफ से। तो अगर निगेटिव से मैं न्यूट्रल लेके जाना चाहता हूं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करूंगा तो न्यूट्रल बनेगा, इलेक्ट्रॉन दूंगा तो न्यूट्रल बनेगा। बोल ही नहीं रही है। अच्छा विड्रॉ, ठीक है, अभी मैसेज में बोलती है, ठीक है फाइन। तो सर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करिएगा तो काम हो जाएगा, लेकिन मेरे पास विड्रॉ करने का ऑप्शन ही नहीं है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो दूंगा या नहीं दूंगा। दो केस है, या तो उसको दे के स्टेबल करना है, मतलब कंपैरिजन ऐसे करना है ना कि बुरा ही सारा का सारा बुरा है, उसमें से किसी एक कम बुरे को चुनना है, वैसी वाली कहानी है। तो कहानी ऐसी है कि या तो मैं एक निगेटिव ऑलरेडी है उसको एक और निगेटिव दूं, दो और निगेटिव दूं, तीन और निगेटिव दूं, या एक भी ना दूं। कौन सा ऐसा केस है जिसमें स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? सर इन सब में तो बेटर यही है ना कि एक भी मत दो।
स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। तो हमको दिख रहा है क्या कि इस नेगेटिव को एक देने वाला डोनेट करने वाला है, क्योंकि हमको पता है कि CH3 एक प्लस आई ग्रुप होता है, लास्ट क्लास में मैंने बताया था प्लस आई है। इस नेगेटिव को 3 डोनेट करने वाले हैं और इस नेगेटिव को भी एक डोनेट करने वाला है, वो बड़ा सा थोड़ा ग्रुप है, ठीक है। अब ये 3 ऐसे केस है जहां नेगेटिव को और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, और ये एक ऐसा केस है जिसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो हम कहेंगे कम से कम इन तीनों में जहां और इलेक्ट्रॉन मिल रहा है उसके कंपेरिजन में ये तो अच्छा है ना कि कुछ नहीं मिल रहा है। चलेगा? यस सर। चलो चलेगा। तो ये तो डन हो गया कि ये मोस्ट स्टेबल है। अब इन तीनों में बात करते हैं। अब तीनों में कहानी क्या है, इसको देने वाले 3 हैं, इसको देने वाला 1 है, इसको देने वाला 1 है। अब बता बेटा मुझे कि इसको 3 डोनेट कर रहा है, इसको 1 कर रहा है, इसको 1 कर रहा है, तो इन तीनों में तो मोस्ट अनस्टेबल ये हो गया, क्योंकि इसको डोनेट करने वाले 3 ग्रुप्स हैं, इसको डोनेट करने वाला 1 ही है, इसको डोनेट करने वाला 1 ही है। चलेगा? यस सर। तो मोस्ट स्टेबल ये, मोस्ट अनस्टेबल ये, मतलब ए और सी का तो डिसीजन हो गया। अब बी और डी की लड़ाई है, ठीक है। अब अपने को पता है कि CH3 का प्लस आई जो होता है, प्लस आई बोल रहा हूँ, CH3 का प्लस आई कम होता है और CH3 CH2 का ज्यादा होता है। मतलब जिसका लेंथ बढ़ते जाएगा अल्काइल ग्रुप का, तो उसका प्लस आई मतलब डोनेट करने की कैपेसिटी भी है वो बढ़ती जाएगी। तो कौन आसानी से डोनेट करेगा, ये या ये? सर ये डोनेट करेगा, ये डी। हाँ ये डोनेट करेगा। तो ये डोनेट करेगा तो ये इसको अनस्टेबल ज्यादा करेगा कि ये करेगा? सर ये ज्यादा अनस्टेबल करेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी यस कम सर। और फिर इसकी। चलेगा? यस सर, क्लियर। सारी जनता को बोल रहा हूँ भाई, किसी को समस्या है इसमें जो खोपड़ी में नहीं गया? कौन बोल रहा है? शिवानी बोले सर क्रिस्टल क्लियर है। चलो ठीक है, ओके, बस यही चाहता हूँ यार, क्रिस्टल क्लियर ही रहे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ मैं। अब इस केस में हमने देखा कि सारे ही प्लस आई ग्रुप थे, ठीक है। थोड़ा सा चेंज करता हूं मैं। बिल्कुल वैसा ही एग्जांपल है, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस किया है मैंने। तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या क्वेश्चन है। सेम स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज करना है। CH2 है, बगल के CH पे फ्लोरीन लगा है, बगल के C पे 2 फ्लोरीन लगा है, बगल के C से दूर वाला जो C है उस पे 1 फ्लोरीन लगा है, बगल के C से दूर वाला जो C है उस पे 2 फ्लोरीन लगा हुआ है। बोला है भैया इन सब में स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज हमेशा याद रखना इन टर्म्स ऑफ आई इफेक्ट। यहां मैं लिख रहा हूं, ध्यान रखना, डिस्टेंस मैटर्स मोस्ट इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ आई ग्रुप्स। ठीक है, देखो मतलब क्या है कि कोई भी आई ग्रुप जो लगा है उसमें आपको ये चेक करना पड़ेगा कि डिस्टेंस वाली चीज है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू नंबर वाली चीज के। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आप क्या कहना चाहते हो, ठीक है। तो मैं इसको सॉल्व करके बताता हूं ये क्या है। देखो इस CH2 नेगेटिव और यहाँ इसके बगल में एक पास में एक फ्लोरीन लगा है। फ्लोरीन का नेचर क्या होता है सर? माइनस आई होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है, करेगा। ये 2 लगे हैं, ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब सिंपल से मैं अगर आपसे पूछूं कि भैया इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो आप किसको बोलोगे ज्यादा स्टेबल? ए और बी में ज्यादा स्टेबल कौन मिलेगा? ये फ्लोरीन है, ये 2 फ्लोरीन है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव दोनों ही है। बोला कि बताइए इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? बहुत लोग बोल रहे हैं ए होगा। अरे भैया एक बात बताओ मेरे को, निगेटिव से जो जितना अधिक तुम विड्रॉ कर लोगे इलेक्ट्रॉन उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी ना। मैं इसको एक लाइन में समझा दूंगा, एक फॉर्मूला मतलब एक तरीका बता दूंगा, वो ध्यान रहेगा, बट पहले लॉजिक सोच लो।
इसको इसमें से निगेटिव खींचने वाला एक है, पहले देने वाला था अब लेने वाला है, अब की बार माइनस आई ग्रुप है, पहले प्लस आई ग्रुप लगा हुआ था, ठीक है। तो ये फ्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, एक फ्लोरीन है, इसमें 2 फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं। अब मुझे ये बताओ कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसमें विड्रॉ हो पा रहा है सर इस वाले केस में? तो स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी, इसकी ज्यादा होगी सर? इसकी ज्यादा होगी ना। ये खोपड़ी में गया कि पार हो गया, ये बताओ मेरे को। कोई ऐसा है जिसको इन दोनों का कंपैरिजन समझ में नहीं आया? वर्षा बोल रही है नहीं आया समझ में। वर्षा समझ में नहीं आया? चलो ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं। इस पे नेगेटिव, इस पे, दोनों पे नेगेटिव है, ठीक है। इस नेगेटिव को खींचने वाला एक फ्लोरीन है, इस नेगेटिव को खींचने वाला 2 फ्लोरीन है। बताओ किस केस में इस पे नेगेटिव का अमाउंट कम होगा? इसमें कम होगा कि इसमें होगा? कम होगा सर, इसमें कम होगा, क्योंकि इससे विड्रॉ करने वाले 2 लोग हैं, इससे विड्रॉ करने वाला एक है, तो ऑब्वियस है कि इस पे नेगेटिव का अमाउंट कम होगा, इस पे ज्यादा होगा, और जिस पे नेगेटिव का अमाउंट कम होगा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्लियर है वर्षा? यस सर, क्लियर है। ठीक है, चलो इधर आते हैं बेटा। अब इन दोनों में तो सर कंपैरिजन कर लिए, सेम कंपैरिजन सर इन दोनों में भी कर लेंगे, क्योंकि एक स्टेप छोड़ के। तो अपने को ये पता है कि सी और डी में ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सर डी होगा। तो सी और डी में डी की स्टेबिलिटी सी से ज्यादा, और इन दोनों में बी की स्टेबिलिटी ए से ज्यादा। किसी को कोई समस्या है क्या कि ए बी में बी ज्यादा स्टेबल और सी डी में डी ज्यादा स्टेबल? कोई कुछ बोलना चाहता है? नहीं सर। लेकिन अब इन दोनों को कैसे मर्ज करें? तो मर्ज करने का तरीका क्या है बेटा? मर्ज करने का तरीका ये बोलता है कि खून चूसने वाला जो पास में होगा, भले उसका नंबर कम ही हो, वो ज्यादा स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी दे सकता है, या ऐसे बोलो कि उसका असर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू अगर ज्यादा नंबर में भी खून चूसने वाले हैं लेकिन दूर हैं। ऐसी कहानी कि ज्यादा नंबर में खून चूसने वाले हैं लेकिन दूर हैं, और कम नंबर में है लेकिन पास हैं, तो जो पास वाले हैं उनका इफेक्ट ज्यादा होगा। तो ये जो केस है दोनों, ये पास वाला है, ये जो दोनों केस है वो कौन सा है? दूर वाला है। तो पास वाले का इंपैक्ट ज्यादा होगा, दूर वाले का इंपैक्ट कम होगा। तो अपन बोल सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? तो बी ए फिर डी और फिर सी। ये लिखवाया ना, डिस्टेंस मैटर द मोस्ट इन कंपैरिजन टू नंबर ऑफ आई ग्रुप्स। चलेगा? शिवानी का आंसर सही था, चलो ठीक है बेटा, गुड। शिवानी बोले सर आंसर मेरा सही था। किसी को समस्या है इसमें? देखो हो सकता है कि नोबल बाउंसर जाए, बट ऐसे क्वेश्चंस बहुत करने वाले हैं। स्टार्ट मैंने थोड़ा अच्छे से कर दिया, बट कोई दिक्कत है तो बोलो कि सही से मैं खोपड़ी में नहीं गया, क्योंकि मैं चाहता हूं यार कि थोड़ा अपन चल लें, थोड़ा स्पीड मेंटेन रहे। कोई समस्या है यहां तक? सारी जनता से पूछ रहा हूँ भाई, कोई समस्या है? बोलो। सब ओके हो? सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर बी वाले में 2 फ्लोरीन है, ए वाले में 1 है, और डी वाले में 2 है और सी वाले में 1 है। तो सर इसका कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल सही बात है सर। चल एक बात बता बेटा, मान ले कि ऐसा है कि मान ले ऐसा ना कि मेरे 2 दोस्त हैं, ठीक है। अब एक कहानी मेरे पास ऐसी है कि एक जो दोस्त, 2 केस है मेरे साथ, ठीक है, वो 2 केस डिस्कस करता हूं मैं। एक केस ऐसा है कि मेरा एक दोस्त है, हमेशा पार्टी मांगते रहता है लेकिन वो छपरा में रहता है, ठीक है। और एक केस है कि मेरे 2 दोस्त हैं, वो दोनों भी हमेशा पार्टी मांगते रहते हैं लेकिन वो बक्सर में रहते हैं। ये बताओ कि कौन सा ऐसा केस है जिस केस में मेरे पार्टी देने के जो चांसेस है, मेरे पैसे खर्च होने के चांसेस हैं, वो ज्यादा रहेंगे। 2 केस लेकिन बक्सर में है, और एक केस लेकिन छपरा में। एक है जो छपरा में मेरे को लूटने वाला है, और जो 2 लूटने वाले हैं वो बक्सर में है। किसके चांसेस ज्यादा है मेरे को लूटने के? सर तो आप भी तो छपरा में है, तो छपरा वाले का। एग्जैक्टली मैं छपरा में हूं, तो मेरे लूटने के जो छपरा में चांसेस, भले वो एक ही है लेकिन वो ज्यादा लूट सकता है। ये एक ही है लेकिन इसके पास में है, ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। ये 2 है लेकिन इसके कंपैरिजन में दूर है, बीच में कार्बन आ गया, फिर इसमें 2 लगे हैं, ये ज्यादा दूर है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये आसानी से विड्रॉ नहीं करेगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम।
और इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि नेगेटिव यहाँ पे होगा कम और अमाउंट वाइज नेगेटिव यहाँ कम होगा और अमाउंट वाइज यहाँ नेगेटिव क्या होगा, ज्यादा होगा। चलेगा? ओ अच्छा ऐसा है, ठीक है हाँ जी बेटा, चलेगा। ऐसा है। ये नीचे स्टेटमेंट मैंने वही लिखा है कि डिस्टेंस मैटर द मोस्ट। वो कितना इम्पैक्ट दिखाता है या कितने नंबर में, उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क इस बात से पड़ता है वो कितने दूरी पे है। चलेगा? हाँ सर चलेगा, आप समझ में आया। चलो ठीक है। इसमें अभी भी किसी को कोई समस्या है? नहीं सर, अभी तक कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो मैं इस एग्जांपल को हटाता हूं, ठीक है, और अपन आते हैं ट्रेंड्स पे। ठीक है, अब सीधे मैं ट्रेंड्स पे बात करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको माइनस आई, प्लस आई, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये सारी चीजें अब तक क्लियर हो चुकी हैं। इतने में किसी को समस्या है तो बोलो, फिर से डिस्कस करेंगे। अदरवाइज अब इनका एप्लीकेशन अपन देखने वाले हैं। रेजोनेंस, हाइपर, प्लस आई, माइनस आई। देखो कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेखिका बोले सर बक्सर। चलो ठीक है, तो ये जंक्शन ले लेता हूं कि यहां तक क्लियर है। ठीक है, चलो अब अपन आते हैं स्टेबिलिटीज पे। ठीक है, सबसे पहली स्टेबिलिटी अपन बात करेंगे, ये अपना मेन टॉपिक आ गया फिर से। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। ठीक है, सी पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम कैसे चेक करें? कोई भी कार्बन का केटायन दे दिया तो हम उसकी स्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे? ठीक है, स्टेबिलिटी चेक करने का ऑर्डर ध्यान दो जो मैं लिखते जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के अंदर की कहानी आपको सब पता है कि कब रेजोनेंस में ज्यादा स्टेबिलिटी होता है, कब कम होता है, क्या होता है। एरोमेटिक वगैरह भी कहीं आएगा तो तुम लगा सकते हो। मतलब सबसे पहली चीज आपको चेक करना है कि अगर कभी पॉजिटिव रेजोनेंस में जा रहा है तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। अब पॉजिटिव रेजोनेंस में मान लो जा रहा है, 3 केस दे दिया तो जिसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी जाती है, मैंने प्रायोरिटी वाइज लिख रहा हूं, वो है रेजोनेंस की, पॉजिटिव की स्टेबिलिटी देखने के लिए। सेकंड प्रायोरिटी जाती है हाइपर कॉन्जुगेशन की। अगर आपका फैसला रेजोनेंस से नहीं होता तो आपको फैसला लेना पड़ेगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। ठीक है, जितना अधिक हाइपर कॉन्जुगेशन, अब हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा एच। जिसका अल्फा एच ज्यादा है उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा। अल्फा एच निकालने मैंने समझा दिया। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप, मतलब अगर हाइपर कॉन्जुगेशन से भी फैसला नहीं हुआ तो आप चल जाओ इंडक्टिव इफेक्ट पे, प्लस आई ग्रुप लगेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप, अगर माइनस आई ग्रुप रहा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, एक और भी चीज है इस रेजोनेंस के साथ में कि अगर रिंग के अंदर बात करोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। क्या लिख रहा हूं यार मैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस एम। ठीक है, तो ये है आपका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेक करने का ऑर्डर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं फटाफट इनके क्वेश्चंस पे आऊंगा कि इनके क्वेश्चंस कैसे करने हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो, और कोई ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आई तो पूछ लो। पहले चेक करना है रेजोनेंस, सेकंड चेक करना है हाइपर कॉन्जुगेशन, थर्ड चेक करना है इंडक्टिव इफेक्ट। अगर रेजोनेंस में मान लो प्लस एम माइनस एम वाली कहानी है, रिंग के अंदर बात हो रही है, तो प्लस एम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगा, माइनस एम होगा तो घटेगा। इसके साथ एक और भी कहानी होती है जो मैंने आपको पहले ही बताया था, ये प्लस एम तीन ही जगह काम करता है, ऑर्थो, पैरा और मेटा। तो ध्यान रखना कि प्लस एम हो या माइनस एम हो, इन्हीं तीनों जगह काम करता है, तभी जाके ये लॉजिक लगाना, अदरवाइज मत लगाना। मतलब ऑर्थो, पैरा या मेटा पे होगा तभी। यहाँ अगर लिखना हो तो तुम साइड में लिख सकते हो ऑर्थो, सॉरी माई बैड, कब से बोले जा रहा हूँ ऑर्थो पैरामीटर। ठीक है, बस दो ही जगह ऑर्थो या पैरा पे होगा तभी जाके ये प्लस एम या माइनस एम काम करेगा, अदरवाइज काम नहीं करेगा। सारे केसेस में आऊंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सबको मैंने एक जगह लपेट के लिख दिया है, सारी कहानी मैंने एक जगह लपेट दी है।
हाँ, अनिकेत बोल रहा है एरोमेटिसिटी। बेटा एरोमेटिसिटी तो हम पहले भी देख चुके हैं ना, एक प्लस के साथ एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। हम बोलते हैं एरोमेटिक ज्यादा स्टेबल हो, तो ऑब्वियस है ना। तो रेजोनेंस के अंदर आ गया ना वो तीनों कहानी में, तो बोल तो दिया एरोमेटिक नॉन एंटी एरोमेटिक, वो रेजोनेंस के अंदर आ गया। चलो ठीक है, तो यहां तक आप ले चुके हो ये स्क्रीनशॉट। तो मैं फटाफट क्वेश्चंस पे आता हूं। मैं मिटा रहा हूं इसको, ध्यान रखना ऑर्डर, रेजो, हाइपर, इंडक्टिव। ठीक है, चलो सारे को मैंने एक में लपेट दिया है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं अपन इसको। बोला है इन सबको अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। ये 4 कार्बोकेटायन दिए हैं, चारों कार्बोकेटायन को अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। कीजिए बेटा अरेंज फटाफट। इन चारों कार्बोकेटायन को अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। सबसे पहले आपको देखना है रेजोनेंस, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, फिर इंडक्टिव इफेक्ट। शुभांगी बोल रही है ए बी डी सी। प्रत्युष बोला है डन डन डन। क्या डन डन भैया? चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ। ठीक है, बहुत लोगों को शायद नहीं आया होगा समझ में अभी। चेक करो कि इसमें से ऐसा, मैंने क्या बोला, सबसे पहले देखना है रेजोनेंस। चेक करो इसमें से ऐसा कौन सा केस है जिसमें रेजोनेंस हो सकता है पॉजिटिव का। रेजोनेंस होगा तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन सबसे अधिक होगा, तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सर एक ही केस दिखता है जिसमें रेजोनेंस है, केस नंबर ए। तो रेजोनेंस अगर जिसमें होगा उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, तो सर ए की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। बी, सी और डी में रेजोनेंस नहीं है। कोई समस्या है किसी को? फटाफट बोलो सर इसमें समस्या है आपने को। सारी जनता से पूछ रहा हूं, इसमें किसी को समस्या है? मैंने ए चुना है, इसमें किसी को समस्या है? कोई समस्या नहीं है सर। ठीक है, सेकंड प्रायोरिटी। अब रेजोनेंस से तो इन तीनों में अपने स्टेबिलिटी नहीं देख सकते। अब आते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करते हैं, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। ये तो छट चुका है, इन तीनों में बात करते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 3 9। इसमें कितना? 2। इसमें कितना? 2 9 2 2। तो इन दोनों में तो हाइपर से कंपैरिजन होगा नहीं, क्योंकि 2 और 2 हो गया। इसमें 9 है, मतलब अपने को पता चल चुका है कि इन तीनों में तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है। इससे कम, इससे ज्यादा, मतलब ए के बाद कौन हो जाएगा? बी। कोई समस्या है किसी को? हाँ जी, कोई समस्या है किसी को? जल्दी बोलो। नो सर। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है यार, सब ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या ही कर रहा हूँ मैं। जुर्म ढा रहा हूँ बेचारे मासूम से बच्चों पे। नहीं ढा तो रहा हूँ मैं वो बात मैं मानता हूँ। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ बस कम ढाऊं। चलो ठीक है, तो फाइन, मतलब ए के बाद बी तो हो गया सर। अब इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करें? सर इन दोनों में तो हाइपर कंजुगेशन के लिए 2 2 अल्फा हाइड्रोजन है, कंपैरिजन होने से रहा। अब आते हैं प्लस आई पे। देखो इसको आई देने वाला कितने कार्बन है? तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। और इसको आई देने के लिए कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। जितना लंबा रिंग उतना ही आई का इंपैक्ट ज्यादा। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन मिलकर इसको आई दे रहा है, और ये 3 4 कार्बन मिलकर आई दे रहा है। और अपने को पता है कि ये दोनों ही प्लस आई होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप। तो कौन सा ऐसा केस है जिसमें इसको इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहा है? सर नीचे वाला केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें ज्यादा अच्छा अल्काइल ग्रुप है, ज्यादा अच्छा प्लस आई लगा है। कैसे ज्यादा पता प्लस आई ज्यादा अच्छा लगा है? ये 5 कार्बन का है और ये 4 कार्बन का है। 5 कार्बन का प्लस आई
ज्यादा बेटर होगा। तो अपने पास क्या हो गया, डी, और फिर क्या हो गया, सी। हाँ जी, बोलो किसी को समस्या है इसमें? तो प्रत्युष का आंसर है ए बी डी सी। बोलो जनता, किसी को समस्या है इसमें? फटाफट बोलो सर, समस्या है तो। नहीं है सर, कर रहे हैं कोई समस्या अपने को नहीं है। सर। हाँ जी बेटा बोलो। सर मेरा चैट शो नहीं कर रहा है क्या? कौन भाई? नाम बोल दे, नाम नाम बोल मेरे को। अनिकेत ऐसे सर। यार नहीं दिख रहा है मेरे को 4 ही 5 लोगों का दिख, मतलब लिस्ट में 4 ही 5 लोग आते हैं जो लास्ट में मैसेज किए रहते हैं। तो तेरे बाद कोई मैसेज कर दिया हो तो नहीं दिखा। बोलो। नहीं सर। ठीक है, कोई समस्या है? बहुत लोग टॉर्चर हो गए। देखो ये इन पे क्वेश्चंस आते हैं, एक और करो उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराता हूँ पुराने। ठीक है, एक और एग्जांपल करते हैं अपन, इसको मिटा रहा हूँ मैं। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस है यार, मतलब दिख रहा है कि बहुत भारी भरकम है क्योंकि थोड़ा सा हो सकता है स्पीड ज्यादा लगे, बट क्वेश्चंस बहुत आसान है। ठीक है चलो। दिख रहा है ना? हाँ। दिख रहा है सबको? चलो, ये लाइन स्ट्रक्चर में किसी को कोई समस्या तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। चलो ठीक है, अरेंज कीजिए अकॉर्डिंग टू स्टेबिलिटी। आपके सामने रहे 5 ऑप्शंस, फटाफट कीजिए अरेंज। करो अरेंज इसको, पांचों को। ये ई तक है, ध्यान रखना। हाँ जी, हो गया सॉल्व? अनिकेत बोल रहा है सर कुछ तो आंसर दिया अनिकेत ने, प्रत्युष ने भी आंसर दिया। प्रगति ने भी आंसर दिया। प्रत्युष बोला सर कुछ भी हो जाए लास्ट में ई तो होगा। शुभांगी ने भी आंसर दिया। और जनता भाई कहाँ है? आदित्य भी आंसर दिया। चलो ठीक है, फाइन, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कहानी बनती है। अपने को एक चीज दिखता है कि सर यहाँ पे रेजोनेंस होगा तो ये प्लस एक बार यहाँ से उठ के यहाँ से उठ के यहाँ। ठीक है, 3, एक प्लस यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, मतलब 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। इसका एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसके भी 3 बनेंगे, एक तो यहीं पे, एक इस साइड और एक इस साइड, इसके भी 3 बनेंगे। इसका देखा जाए तो एक बार उठ के यहाँ जाएगा, एक बार उठ के यहाँ जाएगा, एक बार उठ के यहाँ जाएगा। देखो मैं लिख रहा हूं, ये प्लस यहाँ और यहाँ, ये प्लस यहाँ यहाँ। ठीक है,
पहली चीज अपन देखते हैं रेजोनेंस। तो ये 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें रेजोनेंस है, इन दोनों में नालायकों में रेजोनेंस नहीं है। ये तो क्लियर है कि ये तीनों इन दोनों से ऊपर आने वाले हैं, ठीक है। चलो, अब इन तीनों ही में रेजोनेंस है तो कैसे कंपैरिजन करें? पढ़ चुके अपन पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। सर जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा होंगे उनमें उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं? 1 2 3 और 4। इसके 3, इसके 3, मतलब इन तीनों में तो मोस्ट स्टेबल सी है। इसमें किसी को समस्या है तो बोलो कि सर खोपड़े में नहीं गया, सी कैसे हुआ? कोई ऐसा है जो ये बोलना चाहता है सर सी समझ में नहीं आया कैसे हुआ? सबसे पूछ रहा हूं भाई। कोई कुछ नहीं बोला, मतलब मान लेता हूं कि सी सही है, ठीक है। चलो सी तो हो गया, क्लियर है, ओके। अब क्वेश्चन आता है कि सर दोनों में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बराबर है, फिर इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करें? तो इन दोनों में कैसे कंपैरिजन करें? याद करो, कंटिन्यूअस रेजोनेंस, डिवाइडेड या बाइफरकेटेड रेजोनेंस, या ऐसे बोलो डिसकंटिन्यूअस रेजोनेंस। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? सर ये वाला ज्यादा स्टेबल। कंटिन्यूअस वाले का स्टेबिलिटी ज्यादा इन कंपैरिजन टू डिवाइडेड या बाइफरकेटेड रेजोनेंस, ठीक है। तो इन दोनों में अपने को पता चल गया कि सर ए की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी इन कंपैरिजन टू बी। यहां तक में किसी को समस्या है भैया? सी ए बी में किसी को समस्या है तो बोलो सर खोपड़े में नहीं गया, तो अपन फिर से बात करें वरना आगे बढ़े। कोई कुछ नहीं बोल रहा। चलो, मतलब यहां तक तो कोई समस्या नहीं है। अब बात आती है डी और ई की। तो डी और ई में किसी एक जनता ने मेरे को बोला था कि सर डी की स्टेबिलिटी कम होगी और ई की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। कौन ऐसा है जिसने बोला डी कम है ई ज्यादा है? एक बार मेरे को देखने दो। डी कम है और ई ज्यादा है। कौन ऐसा है जो ये कहना चाहता है कि सर ई की स्टेबिलिटी ज्यादा है डी से? यस कौन? शुभांगी? यस सर। हाँ जी बेटा, बताइए क्यों ऐसा आपको लगता है कि ई की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी डी की कम होगी? सर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है ई में। वेरी गुड। देखो, मैंने दूसरा कंडीशन बोला था चिल्ला चिल्ला के कि हाइपर कॉन्जुगेशन देखना है, इंडक्टिव पे सीधे नहीं आना है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें 2 है और इसमें 3 है। और अपने को पता है कि सेकंड क्या देखते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। और हाइपर कॉन्जुगेशन के अकॉर्डिंग ये स्टेबल कि ये स्टेबल? सर ये स्टेबल। समझ में आया? तो इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन? सर ई ज्यादा स्टेबल, फिर डी। अच्छा, अब इसके बाद अगर मान लो मैं एक ये भी देता, देखो इधर एफ वाला में, देखो मैं ये दे रहा हूं, तब ज्यादा स्टेप, तब क्या बोलते हैं? सर इन दोनों में डी और एफ में अगर बोला है तो एफ की स्टेबिलिटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू डी। क्यों? हाइपर कंजुगेशन के लिए तो 2 ही इसमें भी है, 2 ही इसमें भी है। लेकिन तब क्या देखेंगे? इंडक्टिव। इंडक्टिव इसका ज्यादा होगा क्योंकि 4 कार्बन है, ये 3 कार्बन में इंडक्टिव कम होगा। तो इन दोनों में ज्यादा कौन? एफ। लेकिन इन दोनों में ज्यादा कौन? ई। ये खोपड़े में जा रहा है कि पार कर गया? बोलो यार, हाँ ना बोलो। ऐसा मेरे को फील होने लगता है कि मैं जुर्म ढा रहा हूँ मासूम से बच्चों पे। डन है? चलो ठीक है। तो अपने पास यही कहानी है चेक करने का कि कैसे अपन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन चेक करते हैं, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अपन क्वेश्चंस ही करने हैं। यहां तक में आई गेस किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं ज्यादा देर नहीं पढ़ाऊंगा यार आज, मतलब 8:15 तक मैक्स है, ठीक है। चलो ठीक है, इसको मैं हटा रहा हूँ। नेक्स्ट क्लास में अपना लंबा क्लास लेंगे, लेकिन आज बहुत ज्यादा मेरी इच्छा नहीं कर रही है। चलो देखो, जेई ने एक क्वेश्चन पूछा है, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जेई 2013 का क्वेश्चन है, वो कुछ ये क्वेश्चन है। ए दिया है इसको, बी दिया है इसको, और सी दिया है
इसको बोला है इन तीनों में बताओ स्टेबिलिटी ऑर्डर, फटाफट। चलिए बेटा बताइए इन तीनों में स्टेबिलिटी ऑर्डर। ए, बी और सी में स्टेबिलिटी ऑर्डर बताइए फटाफट। अनिकेत बोला है बी ए सी, ठीक है। ओके अनिकेत, शिवानी बोल
ओके, सॉरी एवरीवन, सॉरी बेटा, यार कुछ इंटरनेट कनेक्टिविटी का इश्यू हो गया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं आ गया बेटा। चलो यार सॉरी, कुछ तो इशू हो गया था इंटरनेट कनेक्टिविटी का, आई गेस शायद इशू ये कंटिन्यू ही है। चलो ठीक है, इसमें किसी को कोई समस्या है? सर ठीक है, यहाँ पे देख लो, फटाफट अपन बात कर लेते हैं। इसमें अपने पास सबसे अधिक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा कैसे? यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, सॉरी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और यहाँ जाएगा। तो इसमें अपने पास बहुत ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम है क्योंकि ये उठ के सिर्फ एक बार यहाँ जाएगा, और इस केस में तो रेजोनेंस है ही नहीं, हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो अगर हम इन तीनों में बात करें तो सबसे अधिक बी, फिर ए, फिर सी। किसी को समस्या है इसमें? कोई ऐसा है जिसको समस्या हो? आशीष सर कॉल कर रहे हैं। आशीष बस ठीक है, चलो फाइन। इसमें किसी को समस्या है? कोई ऐसा है इसको लगा सर पता नहीं क्या जादू हो गया ये? तो एक चीज यहां से सीधा ध्यान रखना, हमेशा एकदम एक लाइन में ध्यान रखना कि कभी भी तुमको ना कार्बोकेटायन बेंजीन रिंग के ऊपर में दिख जाए ना, अब बेंजीन रिंग के ऊपर का मतलब ध्यान रखना, ये कार्बोकेटायन ऐसा है, कंफ्यूजन मत लेना इसको। इसमें और इसमें बहुत फर्क है, ये चीज और ये चीज बहुत अलग है। ये कार्बन जो ऊपर लगा उसका कार्बोकेटायन है, और ये जो बेंजीन का ही जो कार्बन है उस पे केटायन है। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक, इसको बोलते हैं फिनाइलिक। दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है, ये लीस्ट स्टेबल और ये मोस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, अपन आएंगे इस पे, बट यहां तक में किसी को समस्या है तो बोलोगे सर खोपड़े में नहीं गया, फटाफट बता दीजिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेई 2002 में। ठीक है, AIEEE 2002 में एक क्वेश्चन पूछा था, उस क्वेश्चन को देख लेते हैं वो क्या बोलता है। ठीक है, यहां पे R C डबल बॉन्ड CH2 पे पॉजिटिव, ऐसा एक कंपाउंड दिया हुआ है। ठीक है, एक ऐसी स्पीसीज दी हुई है। बोलता क्या है कि बताइए इस केस में मैं C को कैसे अरेंज करूं। अब देखो ये R का 3 ऑप्शन दिया हुआ है, R क्या क्या हो सकता है। तो एक R दिया हुआ है ये, ठीक है, यहां से ओपन है जो ये कनेक्ट होने वाला, R की जगह पे ये पॉइंट है। ठीक है, एक ऑप्शन दिया है अपने को ये चीज, इससे कनेक्ट कर देना है R को। ठीक है, और एक ऑप्शन दिया हुआ है अपने को ये सिंपल, 3 ऑप्शन दिया है ए, मैं सिंप्लीफाई करके क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, बोला है कि ये कोई स्पीसीज है, यहाँ पॉजिटिव है, आर की जगह पे मैं इसको रखूं या इसको रखूं, इन तीनों में से किसको रखूं कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो? ये बताओ, सिंपल सा कहानी है, इन तीनों में से मैं किसको रखूं कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा हो? एक एग्जांपल देखो, अगर मैं मान लो इस आर की जगह पे मैं इसको रखता तो देखो ये क्या बनता, इसको रखूंगा मैं तो ऐसे बनेगा, CH3 आर की जगह रख दिया, CH डबल बॉन्ड CH CH2 पे पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं नीचे वाले को रखता हूं तो इसको रखूंगा तो क्या बनेगा, उसी अकॉर्डिंग तुम बना सकते हो सबको, फटाफट बताओ। प्रगति बोल रही है ये, अरे भाई आसान सा क्वेश्चन, देखो इतना इसमें मेहनत ही नहीं करना था। देखो रेजोनेंस तो ऑलरेडी है जो कि तीनों ही केस में होगा, सर अपने को पता है तीनों ही केस में रेजोनेंस होने वाला है, तीनों के लिए कॉमन स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस से डिफाइन होगा नहीं। हाइपर कॉन्जुगेशन से होगा क्या? नहीं होगा। क्या इस पॉजिटिव के बगल में कोई ऐसा है जिससे हाइपर कॉन्जुगेशन से डिफाइन कर पाओ? नहीं हो रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन से भी डिफाइन नहीं हो रहा है। तब अपने पास क्या कहानी बचती है? सर अपने पास कहानी ये बचती है कि एक काम करते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट चेक करते हैं। तो इन तीनों में सबसे अधिक इंडक्टिव इफेक्ट कौन दिखाएगा? सर ये दिखाएगा, फिर ये दिखाएगा, फिर ये दिखाएगा। सिंपल। ये क्यों दिखाएगा? क्योंकि अपने पास 3 है जो एकदम पास पास में है, ये दूर में है, ये तो एक अकेला है। तो इन तीनों में सबसे अधिक इंडक्टिव इफेक्ट किसका? ए का, फिर बी का, फिर सी का। तो मोस्ट स्टेबल जो बनाएगा वो कौन बनाएगा? ए बनाएगा। कोई समस्या है किसी को? कोई ऐसा है जिसको इसमें कोई समस्या हो? चलो ठीक है, आज की अपन संवाद समाप्त करते हैं यार, मैं ज्यादा नहीं जा रहा आज। ठीक है, तो अभी की क्लास खत्म करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है,
होपफुली शायद आप लोगों का कल 12th में भी क्लास है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हो जो फिजिकल क्लास कर रहे हो? तुम्हें कोई है क्या जो फिजिकल क्लास कर रहा है? लेखिका तो कर रही है, एक मेरे को पता है। लेखिका, प्रत्युष, अनिकेत, ये तो करते हो, बट इसके अलावा कौन कौन है? श्रेया करती है, ठीक है। हाँ, मैंने बोला लेखिका, प्रत्युष, अनिकेत, श्रेया और वर्षा भी करती है। हाँ, वर्षा करती है, याद आया मेरे को, ठीक है। प्रगति, ठीक है, प्रगति भी करती है। शुभांगी सर डाउट है। हाँ बेटा बोलो शुभांगी, क्या डाउट है? बोलिए। सर शिवानी बोलो। हाँ बेटा बोलो। सर वो हमको पूछना था कि सर हाइब्रिडाइजेशन में सर पाई बॉन्ड क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है? हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है? यहाँ से तो कुछ नहीं पूछना है ना? नो नो नो। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। चलो, यहाँ से किसी को कोई कष्ट नहीं है? ठीक है, अब जिसके जो भी रैंडम क्वेश्चन है आ जाओ। चलो ठीक है। सर हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड क्यों नहीं पार्टिसिपेट करता है? ठीक है यार, ये चल के आ रहा। हाँ देखो बेटा, एक चीज पहले ये जानो, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है ये नहीं है। बात ये है कि पहले हाइब्रिडाइजेशन होती है, उसके बाद बनता है पाई बॉन्ड। पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, फिर बनता है सिग्मा बॉन्ड, अगर पूरा प्रोसेस वाइज जाओ, और फिर बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं बोलते कि पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है नहीं करता, अपन ये बोलते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद बनता है सिग्मा, सिग्मा के बनता है, सिग्मा के बाद बनता है पाई। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है कि सर पाई बॉन्ड जो बना, वो बनाने के लिए हम पहले से हाइब्रिडाइजेशन क्यों ना कर लें? मतलब हाइब्रिड ऑर्बिटल पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना सकते? ऐसा बोल सकते हैं क्या बेटा? शुभांगी, गायब हो गई। सर वो हम चैट में लिख रहे थे सर, बैकग्राउंड नॉइस थोड़ा ज्यादा है इसलिए। अच्छा ठीक है, तो हाँ, अब मैं क्वेश्चन जो बोल रहा हूँ ध्यान से, जो जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो पहले होता है, फिर बनता है सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद बनता है पाई बॉन्ड। ठीक है, चलेगा? चलो ठीक है, थोड़ा सा मैं इसी बात पे बात करता हूँ कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्यों है, जरूरत क्या है इसकी। चलो ठीक है, चैट में बात करो, फाइन। ओके, देखो हाइब्रिडाइजेशन होने का लॉजिक क्या था? हाइब्रिडाइजेशन होने का लॉजिक ये था कि अगर अपने पास कोई एक बॉन्डिंग देख लें, ठीक है, मान लो अपन एक कोई बॉन्डिंग चेक करना चाहते हैं, जैसे एक बॉन्डिंग चेक कर लेते हैं अपन BH3 का, ठीक है, या AlCl3 का चेक करते हैं। तो एल्यूमिनियम का अपने को पता है कि भाई साहब पहले से एल्यूमिनियम की कहानी ऐसी थी कि इसमें 2 था और इसमें 1 था। ठीक है, हुआ क्या कि इसको एक्साइट करा के ले गया गया इधर, तो अपने पास ये 1 हो गया और इसमें 2 हो गए, और इन दोनों के साथ अपने Cl भाई साहब मिल, इन तीनों के साथ Cl भाई साहब मिल गए हैं, Cl Cl Cl, तो अपने पास हो चुका है बॉन्डिंग, जो कि सिग्मा बॉन्ड बना। ठीक है, अब हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत क्यों थी? देखो हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत ही इसलिए पड़ी, एक हाइपोथेटिकल थ्योरी है, जरूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि अपने को एल्यूमिनियम का AlCl3 को अगर मैं देखना चाहता हूं, तो अपने को दिखता क्या है कि ये 3 बॉन्ड्स में 2 बॉन्ड की प्रॉपर्टी एक जैसी होनी चाहिए और एक को अलग होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, ये तीनों प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, तीनों का बॉन्ड एंगल एक जैसा होता है, तीनों का बॉन्ड लेंथ एक जैसा होता है। तो यहां से ये एक चीज पता चली कि एक्चुअल में जो ओवरलैप हो रहा है क्लोरीन के साथ, ये एल्यूमिनियम का S और 2P, ये ऐसा है ही नहीं। एक्चुअल में ऐसा है, तो उसके लिए एक थियरी दी गई कि भाई साहब एक्चुअल में होगा क्या कि पहले जितने भी बनने वाले हैं उन सबके बीच में इंटरमिक्सिंग होगी, वैसे इंटरमिक्सिंग होने के बाद 3 वैसे वैसे ऑर्बिटल बनेंगे इस केस के अकॉर्डिंग, और उनके साथ ओवरलैपिंग होगी। मतलब क्या होगा कि पहले इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा तो एक S और 2P मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन, मतलब अपने पास 3 ऑर्बिटल्स बनेंगे, इन तीनों की एनर्जी सेम होगी जिसको हम sp2 बोलेंगे। ठीक है, और इन तीनों में जो इलेक्ट्रॉन है, इन तीनों का जो इलेक्ट्रॉन है वो ओवरलैप करेगा क्लोरीन के साथ में। ठीक है,
अब आता है बात कि सर यहाँ पाई का क्या इम्पोर्टेंस, पाई क्या रोल करता है? देखो पाई करता है कि जब ये हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो ओवरलैपिंग जो होती है वो दो ही तरीके से हो सकती है, या तो सामने सामने होगी या ऐसे होगी, या तो डायरेक्ट लीनियर होगी या ऐसे ट्रांसवर्स होगी या पैरेलल होगी, ठीक है? ओके, अब देखो कहानी कैसे है। अब कहानी ऐसी है कि अगर मान लो ये वाला जो था ये प्योर ना होके ओके, कुछ टेक्निकल इश्यूज है बेटा, इसलिए काम नहीं कर पा रहा है नेट, बार बार इशू हो रही है। शुभांगी बेटा मैं नेक्स्ट क्लास में आंसर दूं चलेगा? बिकॉज मेरा फोन पता नहीं कभी भी डिस्चार्ज हो सकता है, फोन से मैंने नेट कनेक्ट किया है। तो बेटा इंटरनेट का कुछ इशू है यार, पता नहीं क्यों नेट चला जा रहा है, मैंने अपने फोन से कनेक्ट किया है, ठीक है? यस एकदम सर। हाँ बस इतना ध्यान रखो, मतलब मैंने अभी इतना सा बताया, आपको ये चीज ध्यान रखिएगा कि पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, देन पाई बनता है, ठीक है? तो हाइब्रिडाइजेशन प्रायर प्रोसेस है, देन पाई बॉन्ड। पाई कैसे बनता है, क्यों बनता है, उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, चलेगा?
सर एक मिनट बोल भाई, सर, जल्दी जैसे बोल जल्दी। यहाँ पर सर C2H4 हो गया, तो हाँ C2H4 में सर C डबल बॉन्ड और फिर 2 सिंगल बॉन्ड बनता है H के साथ ठीक है, सर। तो उसमें हम लोग हाइब्रिडेशन उसका sp2 बोलते sp2 हैं। ठीक है। हाँ, तो उसको sp3 क्यों नहीं बोलते? उसमें पाई बॉन्ड क्यों नहीं हाइब्रिडेशन में पार्टिसिपेट करते? क्वेश्चन ये था। मतलब ये कहना चाहते, अच्छा ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि सर उसमें पाई बॉन्ड जो है उसको sp3 sp2 को sp3 क्यों नहीं बोल लिया? यस सर। देखो ऐसे समझो, सिंपल सा, पुराने वाले लॉजिक पे फिर से आते हैं। देखो वो हुआ क्या, पहले कार्बन की कहानी ऐसी थी, पाई बनेगा कब? देखो पाई तब बनेगा जब लेटरल ओवरलैप हो, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब अपने पास डायरेक्ट ओवरलैप हो, ठीक है। अपन जब काउंट करते हैं, एक तो फॉर्मूला से तुम सीख गए हो कि सर पाई को काउंट नहीं करते अपने हाइब्रिडाइजेशन में, लॉजिक अपने पास वहीं से घूम के आती है कि पहले हुआ क्या कि इन दोनों सी के बीच, सी का एस, ये जो सी है इसका एस और 2 पी, एक पी एक और पी, 2 पी पहले इंटरमिक्स होकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दे चुके हैं। देखो ध्यान दो, जिसने का भी क्वेश्चन है ये, ठीक है। सी का एक एस 2 पी, इस सी का एक एस और 2 पी दोनों मिलकर कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना चुके हैं, और ये जो हाइब्रिड, इन स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज स्ट्रक्चर, ठीक है। हुआ क्या कि इसमें ये जो दोनों हैं जो कि न्यूक्लियस एक्सिस पे थे, ये दोनों पहले एक दूसरे से ओवरलैप कर गए, तो इन दोनों के बीच में बन गया एक सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहां पे लग गया एक हाइड्रोजन, यहां पे लग गया दूसरा हाइड्रोजन, यहां पे लग गया एक हाइड्रोजन, यहां पे लग गया दूसरा हाइड्रोजन। अब हुआ क्या कि इसके बाद भी इन कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, तो हुआ क्या कि इसका जो एक पी बचा था जो हाइब्रिडाइज नहीं हुआ था, जो कि बिल्कुल ऐसा था, और एक इसका पी जो कि बिल्कुल ऐसा था, इन दोनों ने ओवरलैप कर लिया, तो बन गया सी डबल बॉन्ड सी। चलेगा? तो पहले क्या हुआ, पहले हुआ ये कि इसका एक एस और 2 पी पहले इंटरमिक्स हुए, sp2 बना, इसका एक एस और 2 पी इंटरमिक्स हुए, sp2 बना, वो दोनों ओवरलैप किए, दोनों के साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ गया, स्ट्रक्चर बन गया, मतलब ऐसा स्ट्रक्चर बन गया पहले, सी सी ऐसे एच एच, यहां एच, अरे यार कहां ऊपर बना रहा हूं क्या मैं, ठीक है, ऐसे यहां एच और यहां एच, ठीक है। कैसे? एक ये ओवर ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल, इसका ये ऑर्बिटल, इसका ये ऑर्बिटल, इसका ये ऑर्बिटल, इसका ये ऑर्बिटल, ठीक है। चलेगा? अब ये जो दोनों ओवरलैप किए, ये बन गया तुम्हारे पास सिग्मा बॉन्ड। अब बाद में क्या हुआ कि चूंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, तो इसके पाई, इसके पी में एक खाली था, इसके पी में भी एक इलेक्ट्रॉन भरा था, इन दोनों ने फिर क्या कर लिया है, लेटरल ओवरलैप, तो क्या बन गया, पाई बॉन्ड। चलेगा? किसका क्वेश्चन है भाई, ये समझ में आया? सर तो इसको क्यों नहीं काउंट कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में सर? देखो क्यों नहीं काउंट कर रहा है, ये क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन ही अपने आप में थोड़ा सा अलग है कि क्यों नहीं काउंट कर रहा है। काउंट हम देखो, हम हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ उसी को काउंट करते हैं जो ऑर्बिटल्स एक्चुअल में हाइब्रिडाइज हुए हैं। क्या ये वाला जो दोनों ओवरलैप है, क्या हाइब्रिडाइज होकर, अच्छा दोनों ये प्योर पी के बीच में हुआ है या हाइब्रिड के बीच में हुआ है, ये बताओ मेरे को। पी के बीच में ही हुआ होगा ना? प्योर पी के बीच में हुआ ना ये वाला ओवरलैप, तो बेटा जब प्योर पी के बीच में हुआ, वो हाइब्रिड ही नहीं हुआ, तो हम उसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट कैसे करेंगे? सर जो H और H भी जा रहा है सर, वो भी तो प्योर पी में जा रहा है ना? प्योर पी में कहा जा रहा है, ये sp2 में जा रहा है, ये sp2 में जा रहा है, ये sp2 में जा रहा है, ये तीनों sp2 है। एक s और 2 p जब इंटरमिक्स होते हैं तो 3 ऑर्बिटल बनेगा, तीनों का नाम sp2 कहलाता है। जितने ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं सर जो जैसे CC भी हुआ, तो CC भी जो बीच में बॉन्ड बनाया है वो प्योर सिग्मा सिग्मा में जा रहा है ना सर? तो वो दोनों ऑर्बिटल का नाम क्या है, ये बता मेरे को, ये जो दोनों ऑर्बिटल बने हैं बॉन्ड, इन दोनों ऑर्बिटल का नाम क्या है? क्या एस है, पी है, sp2 है, क्या है? sp2। sp2 है। इन दोनों का sp2 ओवरलैप किया, हाइड्रोजन का s और इसका sp2 ओवरलैप किया, इस हाइड्रोजन का s और इसका sp2 ओवरलैप किया, इसका s, इसका sp2, इसका s, इसका sp2, तो दोनों में एक एक p जो बचा, वो p प्योर बचा, वो दोनों p ऐसे ओवरलैप करके तो हम बोल दिए पाई बॉन्ड बन गया। उस पाई बॉन्ड को हम इस हाइब्रिडाइजेशन से अलग रख लिए। अब भेजे में गया? लगता नहीं है। चलो नेक्स्ट क्लास में इस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है? थोड़ी देर पहले आ जाना, नेक्स्ट क्लास में। सर रिकॉर्डिंग सब भेज दीजिएगा सर। चलो ठीक है, ओके, पता नहीं यार रिकॉर्ड हुआ है नहीं हुआ, मेरे को डाउट है। चलो ठीक है, दूसरी क्लास का सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है।